फिर भी आप अगर बिजनेस अच्छे से करना चाहते हैं तो आपके पास मजबूत पूंजी 3-4 लाख की होनी चाहिए। 3-4 लाख मिनिमम होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक दिनकर। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आलोक दिनकर मोटिवेशन पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है आप सारे लोगों के लिए पैसे कमाने के नए नए तरीके लेकर आते रहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्टिलाइज़र कि फर्टिलाइज़र के बिजनेस से किस तरीके से पैसे आप कमा सकते हैं। और उसके लिए हमारे साथ में भैया जिनसे हम लोग पूरी जानकारी लेंगे कि फर्टिलाइज़र का बिजनेस होता क्या है। इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुशील कुमार है। अच्छा। और मैं लखनऊ से हूँ, नवाबों की नगरी। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप फर्टिलाइज़र का बिजनेस करते हैं ना, तो फर्टिलाइज़र का बिजनेस कब से कर रहे हैं आप? 2007 से। 2007 से लेकर मतलब 2024 तीन लगभग काफ़ी टाइम हो गया आपको। काफी टाइम हो गया। लगभग 17 साल 17 साल के करीब हो गया। तो आप इसी फील्ड में क्यों आना पसंद किए? फील्ड ये एक्चुअली में फार्मर से जुड़ी हुई फील्ड है और फार्मर के करीब जाना भी चाहता था और प्रकृति के काफी करीब है ये। अच्छा। और इसलिए जो था, दूसरा था कि लाइफ में बिजनेस करना है, तो ये एक जरूरत का बिजनेस था। आज भी है, क्योंकि खेती है, लोग खाना खाएंगे तो खेती बोई जाएगी। और खेती में अधिक पैदावार के लिए नए नए प्रयोग होते रहे हैं, जिसमें फर्टिलाइजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो और चूंकि कहते हैं कि अगर फर्टिलाइजर आज पूरी तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर बंद कर दिया जाए, जो कि कहा जा रहा है, आप सुनते होंगे कि इससे धरती को काफी नुकसान हो रहा है। कहीं कहीं सुनते होंगे, बहुत बार सुनते होंगे उसके लिए लिक्विड यूरिया ये सब कुछ है इसको मैनेज करने के लिए। लेकिन सही मायने में है कि अगर पूरी तरीके से बंद की जाए तो बहुत सी भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। तो इसलिए नहीं खत्म किया जा रहा है। तो कहते हैं कि जब तक खेती है तब तक ये सबका यूज बिजनेस चलता ही रहेगा। अच्छा एक चीज है, जैसे कि फर्टिलाइजर में जैसे एक है तो जैविक खाद, ठीक है, एक है फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, फर्टिलाइजर को आप केमिकल से जोड़ सकते हैं। जैसे उसमें आती है, उसमें कुछ कैटेगरी है। उसमें आती है यूरिया, जिसको मेन लोग बोलते हैं सफेद दाने की होती है। उसके बाद आती है डीएपी, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम इम्पोर्ट ही होती है। अच्छा। बाद में उसकी फैक्ट्रियाँ शायद एक दो हैं, बाकी वो इम्पोर्ट ही होती है। दूसरा होता है एमओपी, जिसे पोटास बोलते हैं, जो आलू में ज्यादा, वो 100% इम्पोर्ट होती है। और वो बहुत कम आलू वगैरह खेत में आती है। उसके बाद एनपीके। एनपीके की कई कैटेगरी है, 20 है। मतलब एनपीके में एनपीके, एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, और के मतलब पोटास। पोटास को की स्पेलिंग के से आता है, क्योंकि लैटिन वर्ड है। तो ये तीन चीजें होती हैं, सबकी मात्रा घटा बढ़ा दी जाती है। किसी में नाइट्रोजन ज्यादा होती है, किसी में फास्फोरस ज्यादा होती है, किसी में पोटास ज्यादा होती है। तो ये एनपीके उसको बोलते हैं फुल्ली मात्रा में। उसका अलग अलग 20 0, 15 0, इस तरह से लोग उसको बोल देते हैं। तो मेनली कैटेगरी में तीन ही चीजें होती हैं अगर केमिकल में जाते हैं। वैसे तो फिर कई चीजें आ जाती हैं, जिंक वगैरह आ जाती है, सब उसमें आते हैं। लेकिन वो बहुत अलग, ये मेन जो है, इस अगर हम फर्टिलाइजर का नाम जैसे लेते हैं तो तीन चीजें आती जाती हैं। दूसरा आपने बोला जैविक। जैविक जो है उसको जनरली हम नेचुरल बोल देते हैं, नेचुरली होती है। तो नेचुरली जैविक कई तरीके से बनाई जा सकती है। जैसे गन्ने की खोई जो होती है उसको भी सड़ा कर बनाया जाता है। और केचुए से खाद बनाई जाती है। एक प्रकार केचुआ होता है, उसको वर्मी कंपोस्ट जैसे उसको बोल देते हैं, लेकिन वो जैविक खाद में आते हैं। अच्छा। वो उसमें केचुआ पाला जाता है, बड़े सस्ते आते हैं। और गोबर जो होता है, गोबर में रखा जाता है, गोबर खाते हैं और पीछे जो अपनी पीक करते हैं उससे जो खाद बनती है वो भी बड़ी लाभदायक होती है। लेकिन ये छोटे बिजनेस के लिए है। अगर हम ब्रॉड स्तर पर अगर हम खेती कर रहे हैं तो वहां पर ये कॉस्टली पड़ती है। अच्छा। और उसका रिजल्ट, इनका रिजल्ट इंस्टेंट नहीं होता है। जैसे यूरिया डालते हैं तो उसका रिजल्ट इंस्टेंट होता है। तो इनका रिजल्ट इंस्टेंट नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये जमीन के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो सरकारें, भारत की सरकारें जो भी, जिसकी भी गवर्नमेंट रही हो, उनका फोकस रहा है कि इन पर काम किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रही है। अगर पूरी तरह फोकस कर लिया जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अभी आप जैसे देखें कि इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट को एक बड़ी सब्सिडी
यूरिया जैसी चीजों पे दी जा रही है जो सबसे ज्यादा बिकती है। एक सवाल है आपसे मेरा जी। कि जैसे जो भी मतलब दर्शक हैं जो पैसे कमाना चाहते हैं, जी। अगर वो बिजनेस पर में आना चाहते हैं, बिजनेस फील्ड में, और वो फर्टिलाइजर में आना चाहते हैं, ठीक है, कि अगर वो फर्टिलाइजर का बिजनेस करना चाहते हैं तो कितनी लागत से वो शुरुआत कर सकते हैं, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये चूंकि देखिए फर्टिलाइजर का खाली आप फर्टिलाइजर का बिजनेस करेंगे तो ये महंगा बिजनेस है। अच्छा। मान लीजिए आप अपनी शॉप खोलना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए 3 लाख के आसपास एक डीएपी की गाड़ी आती है, इसमें 300 बोरियां होती हैं, ठीक है। और यूरिया की बोरी आप ये मान लीजिए 264 रुपए की बोरी है। अच्छा। ठीक है, 300 बैग लेंगे तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। पोटास तो सीजनली है, वो कम आती है, वो भी लगभग इसमें 1700 के आसपास शायद आ रही है, हो सकता है अभी रेट कुछ कम होते हैं। तो ये एक उससे आप मोटा मोटा आंकड़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक गवर्नमेंट की एक स्कीम है, अभी भी चल रही है। अगर आप बीएससी कर लेते हैं, बीएससी एजी कर लेते हैं, एमएससी एजी कर लेते हैं, अच्छा, तो इसमें आपको सरकार क्या करेगी, आपको किसान मित्र बनाकर वो एक उसका नाम उन्होंने दिया है जो मुझे याद देना, मैं याद बताऊंगा। तो वो उसके तहत आपको एक समृद्धि अच्छा, करके वो आप काउंटर खुलाएगी, 3 लाख का लोन देगी। अच्छा, ठीक है, 3 लाख का लोन देगी, उसमें भी कुछ सब्सिडी देगी, उससे आप बिजनेस को धीरे से ग्रो कर सकते हैं। ये नहीं कि आप एक एक ट्रक मंगा लीजिए, थोड़ा मंगाइए, थोड़ा एक आग डिस्ट्रीब्यूटर को आप पैसा देते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है और भैया मुझे थोड़ी डीएपी थोड़ी यूरिया दे दो और दुनिया का जो भी लगता है उसमें फर्टिलाइजर वो दे दीजिए। तो आप अच्छे पास जाइए तो वो आपको गाइड करेगा और थोड़ा थोड़ा आपको वो जानता है आपकी फील्ड में आपको क्या बिकता है, तो वो थोड़ा थोड़ा देगा अगर अच्छा व्यक्ति होगा, और वो आपकी धीरे से दुकान आपकी जो शॉप है चलने लगेगी। पर मैंने जो शुरू में कहा कि आप जल्दी से अमीर बनने की कोशिश ना कीजिए। अभी लास्ट 3 ईयर में मैंने देखा कि बीएससी एजी लड़के थे, एमएससी एजी थे, उनके साथ उन्होंने एकदम से जब सरकार ने गवर्नमेंट ने ये रूल लागू किया आज से 3-4 साल पहले, ये रूल लागू किया कि बीएससी एजी वालों को जॉब तो मिल नहीं रही है, तो हम उनको फर्टिलाइजर की शॉप खुलवाएंगे। तो हुआ क्या कि किसान समृद्धि केंद्र उसका नाम दिया, तो बोला कि ये कराएंगे, तो उनको लोन दिया गया। तो वो लड़के कहीं बीएससी करके कहीं जॉब कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, उनको शॉप मिल गई। तो उन्होंने क्या कर 3 लाख दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने शायद उनको 6 लाख का माल दे दिया। अच्छा, तो ज्यादा माल दे दिया। तो जब होता क्या है कि आप सीजन में कभी कभी हो जाता है कि बीच से माल आता है और डंप हो रहा होता है माल, तो डिस्ट्रीब्यूटर सोचता है कि मैं गोदाम में रखने से अच्छा ही आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आपको दे दें, आप कल बेच के पैसा दे देंगे तो हमारा भी काम हो जाए। अब गोदाम जाएगा तो भाड़ा लगेगा, फिर वहां से आएगा फिर भाड़ा लगेगा, तो बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा कि आपको डाल चला जाए तो पैसा आपको बच जाएगा, तो उसी पैसे से आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोग को, कुछ बच्चों के पास पैसा ज्यादा आया और उन्होंने बाइक खरीद ली, किसी ने कुछ कर लिया और पैसा क्या हुआ, फंस गया। अब पूंजी तो है नहीं, तो आप नया माल कैसे खरीदोगे? अच्छा, जिससे माल लिया था आप उसको पैसा नहीं देंगे तो अगली बार माल कैसे देगा आपको? तो उन बच्चों में कईयों की शॉप बंद हो गई। मैंने कितनों को माल दिया, उन्होंने शॉप बंद कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी बिजनेस में, आप नए बिजनेस में आते हैं तो एक टाइम लेकर आइए। बिजनेस जो है टाइम मांगता है। और सेकेंडरी चीज इंपॉर्टेंट है कि हर बिजनेस आपसे फीस लेगा जरूर। आप स्कूल जाएंगे तो आपको क्या करेगा कि आपको फीस देना पड़ता है। तो आप जब बिजनेस लाइन में फील्ड में आए हैं तो आप तो कहीं सीख के तो आए नहीं है, तो आप जब फील्ड में जाएंगे तो वो आपसे फीस लेगा। कई फार्मर अच्छे आएंगे जो मीठी मीठी बातें करेंगे, आपसे मीठी बातें बोलकर उधारी ले जाएंगे, लेकिन जब ज्यादा उधार हो जाएगा तो आप पास नहीं आएंगे। अगर आप मुखर होकर मांगेंगे तो बताएंगे वो दवाई आपकी काम नहीं की थी, वो दवाई अरे नहीं काम की थी, तो आपको उसी में बताना चाहिए था। लेकिन वो तब बताएंगे 1 साल बाद कि भैया वो नहीं काम किया था, आपका बीज जमा नहीं था, ये था वो था, यानी वो आपका पैसा नहीं देना चाहता है। तो ये थोड़ा सिस्टम, इस पर आप गौर कीजिए। और बिजनेस में फीस तो देनी पड़ती है। आप अगर 10 लाख रुपए लगाकर चल रहे हैं तो मान कीजिए स्टार्टिंग में 1-2 लाख रुपए आपका फंस ही जाता है। ठीक है, तो ये इसको मान के चलिए कि आपको फीस थोड़ी देनी पड़ेगी। पर हाँ, जब आप सीख लेंगे तो वो बिजनेस आपको आगे ग्रो करेगा और आपको जीविका का साधन बनेगा।